Hi everyone, मोस्ट ट्रस्टेड एंड प्रूवन गेस पेपर फॉर नीट 2026 में आपका स्वागत है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन नहीं है। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक कुछ ना कुछ मोटिव है जो कि आपको हर चैप्टर में जो कोर कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो इसको आप अदरवाइज़ नहीं लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कोशिश यही किया है कि हर क्वेश्चन आपको 3-4 बातें बताए। तो ये बहुत ही, मैं जितना तारीफ़ करूं उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, कहीं से भी ऐसे रैंडमली नहीं सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन को प्रॉपर एनालाइज किया है, उसके बाद ये सिलेक्ट किए गए। तो नीट तो 2026 का फोर्थ गेस्ट पेपर है। इसके पहले 3 गेस्ट पेपर और हमने दे दिए हैं और ऑलमोस्ट 15 से 20 गेस्ट पेपर आएंगे। अगर रेलेवेंसी आपको चेक करना है तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी टक्कर दे सकता है इस गेस्ट पेपर जो हमारा सीरीज चल रहा है। और प्रूवन इसलिए है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है नीट 2025 में। बाकी की बातें हम आगे करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। और सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन केवल आंसर बता के बात ख़त्म नहीं करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ट्रिक हैं, कॉन्सेप्ट है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक प्लस एरोमेटिक हो। तो देखिए हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है हेट्रोसाइक्लिक क्या है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं भाई जिनमें हेट्रो एटम हो। हेट्रोसाइक्लिक मतलब, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है हेट्रो एटम होना चाहिए। हेट्रो एटम क्या होता है पता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जैसे कि ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फ़र आ जाए, फॉस्फोरस आ जाए, एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। तो अगर मान लो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात हो रही है तो ये देखो ये क्या है, यह एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हेट्रो एटम है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो आ जाए कोई एटम, हैलोजन आ जाए, वो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा ये हमने लिख दिया। सल्फ़र भी आ सकता है। अब बोला है हेट्रोसाइक्लिक है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कट कर दो, ये और ये तो होने से नहीं रहा। अब इसमें है तो हेट्रोसाइक्लिक तो ये भी है, ये भी है। लेकिन यहाँ पे अगर ये नोटिस करो, पहला वाला जो है वो एरोमेटिक नहीं है। अब आप कहोगे एरोमेटिक क्या होता है, मैं बताता हूँ भाई। ये है, और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या है अपने पास, ये है। ध्यान से देखना, ये है। अब पहला वाला जो है एरोमेटिक है या नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें ये दिख रहा है sp3 कार्बन। अगर कभी आपको sp3 कार्बन दिख जाता है तो वो होता है नॉन एरोमेटिक। आप जेई एडवांस तक के क्वेश्चन विद इन 4 सेकेंड सॉल्व करोगे अगर एरोमेटिसिटी का मेरा ट्रिक वाला लेक्चर देख लोगे तो। फिलहाल मैं यहाँ भी आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और अगर यहाँ पे देखो sp3 कार्बन नहीं है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 3 पाई मतलब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। डिवाइड बाई क्या करोगे, 4 से। कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है क्या, नहीं, 3/2। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक हो जाता है। आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, मैं आपको बताता हूँ क्या था ट्रिक एरोमेटिसिटी का। आओ एरोमेटिसिटी का ट्रिक सिखा देता हूँ, आप कर पाओगे। देखो ट्रिक ये कहता है, पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करो 4 से, डिवाइड होता है तो एंटी एरोमेटिक, कम्प्लीटली नहीं होता है तो एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक। बात आती है पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एक पाई बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और लोन पेयर वही कंसीडर करना जो रेजोनेंस में जाए। तो यहाँ पे जो लोन पेयर था वो रेजोनेंस में जा रहा था क्या, नहीं, इसलिए इसको हमने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर किया। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व था क्या, नहीं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट किया। उसके बाद नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये देखो, एरोमेटिसिटी चेक करना है तो ये वीडियो है, अलग से मैंने बनाया, आप देख लेना। 3 पाई बॉन्ड है इसमें, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4, नहीं डिवाइड हुआ, एरोमेटिक। एक्सेप्शन देखो, अगर मान एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो अपने पास ये है, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 आ गया, नहीं डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसमें रूल नहीं लगाना, ये कहीं पे दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन प्लेनर, ये भी एक्सेप्शन है। बाकी चाहिए जे एडवांस तक के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। चलो आओ इसको देखते हैं। ऑन पासिंग प्रोपाइन थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, प्रोपाइन को
रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराया जा रहा है, मतलब ये प्रोपाइन है, समझना। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन, और आपको क्या कहाँ से पास कराया जा रहा है? रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये रिएक्शन आपको गिवन है। जब भी कभी, मैं तो कहूँगा याद रख लो, जब भी रेड हॉट आयरन गिवन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। मतलब ये हम पढ़ते हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में। कैसे होगा देखो, जो भी आपको गिवन है ना उसको आप ऐसे करके लिख लिया करो, 3 बार लिखना है ना, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? ऐसे करके अल्टरनेट पे ये हमने 3 बार लिख लिया। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, आप याद रखना। एक बॉन्ड टूटा इससे जुड़ा, एक बॉन्ड यहाँ टूटा इससे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, तो ये क्या बना लेते हैं पता है? मेसिटाइलिन। मतलब तीनों जो ट्रिपल बॉन्ड थे टूट के क्या हो गए? डबल हो गए, अल्टरनेट पे डबल, और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगे रहेंगे। इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। ये भी याद रखना, क्या हो गया? मेसिटाइलिन बोलते हैं। अब यहीं पे ये तो आपने कर ही लिया। 3 रिएक्शन होती हैं, तीनों को मैं बता देता हूँ। अगर आपको कभी ये दिखे अल्काइन से, मतलब एसिटाइलिन दिखे, तो वहाँ पे क्या बनता है? बेंजीन बनता है, ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन और होती है, सारी बताते। ए हो गया, बी हो गया, सी क्या होता है? अगर मान लो अपने पास ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी ये गिवन है, तो क्या बनेगा? वह वहाँ पे 6th पोजीशन जो है, सारी पोजीशन पे मिथाइल जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेसिटाइलिन में आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, काउंट कर लो भाई। ये CH3 है, ठीक है, पूरा काउंट करो। ऐसे ही 3 CH3, तो देखो 3 CH3 ये हो गया, मतलब सिग्मा, और सिग्मा ये है, टोटल 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 दूना 8, और ये 4 4 8 12, और 12 हो गए ये। उसके बाद 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये अपने पास 4 ही हो गया, 4 8 4 12 12 हो गया, 12 13 14 15, और ये 16 17 18 19 20 21 है ना। तो ये सिग्मा है, और इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 21 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, 21 सिग्मा बॉन्ड। सिंपल था। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये बाकी जो एग्जांपल बताया वो भी याद रख लेना भाई। अब रेड हॉट आयरन है ना। नेक्स्ट देखते हैं ये। तो देखो इसमें जो Cl2O7 होता है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो वो एसिडिक होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये सबको याद होता है। और NCERT में भी गिवन है N2O जो होता है भाई, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। N2O NO CO ये सब क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, ठीक है। बाकी अपने पास, और जो Cr2O3 होता है ये कहीं ना कहीं एम्फोटेरिक होता है। जो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मॉडरेट, वो एम्फोटेरिक। और जो आपके पास है V2O3 जो है ना, इसका ये अपने पास क्या हो जाएगा? इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? बेसिक। लोअर वाले का बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ऑप्शन मैच करा लो, मतलब Cl2O7 का एसिडिक, फर्स्ट का फोर्थ, 2 ऑप्शन कट कर दो, V2O3 बेसिक और बी का सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। तो इसमें ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहले बी और सी को आइडेंटिकल बोल रहा है, बना लो बी और सी को, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल कभी पॉसिबल है? कभी नहीं होंगे आइडेंटिकल। तो कभी आइडेंटिकल होने के लिए कम से कम जितनी चीज़ें हैं उतनी होनी चाहिए ना। यहाँ पे 3 BR है और यहाँ पे 2 ही BR है, कैसे आइडेंटिकल है? कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। ए और बी को चेक करते हैं। दूसरा, ए और बी आर डाइस्टेरियोमर, चेक कर लेते हैं डाइस्टेरियोमर है क्या। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे जो 3 BR लग गए हैं ना, वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था पता है? ये H होना चाहिए था। अगर यहाँ पे हम ये H बना लेते हैं, बना ही लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं इसको, अब सही हो जाएगा।
तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं था आइडेंटिकल। अब देखो अब क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे अभी ये एच था और सॉरी वो तो ऐसे ही रहेगा, इधर हम इरेज करेंगे ये वाले को, तो यहाँ पे एच बना लेते हैं। तो अब देखो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में मिरर इमेज है। देखो मिरर इमेज मतलब क्या होता है, लेफ्ट का पार्ट राइट हो जाए। देखिए ये लेफ्ट है राइट हो गया, ये लेफ्ट है ये राइट हो गया, है ना, ये मिरर इमेज है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख देते हो तो एच के ऊपर बी आर आएगा, बी आर के ऊपर एच आएगा, मतलब मिरर इमेज है वो कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं इनैंशोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनैंशोमर। तो फर्स्ट वाला क्या बोला है, आइडेंटिकल तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में ये एच लिख लो यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड ऑप्शन है उसी को बनाते हैं फिर आपको सिखाते हैं। सी और ये अपने पास बी आर है, एच है और बी आर है, एच है, डाइस्टीरियोमर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं। डाइस्टीरियोमर बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपस में मिरर इमेज ना हो। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, जो आपस में मिरर इमेज ना हो। तो देखो यहाँ पे ये राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, ये तो ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, राइट है और यहाँ पे राइट है, राइट, समझ रहे हो, और ये भी राइट है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, आप अपने आप को मिरर में देखोगे आपका राइट हाथ तो लेफ्ट चला जाएगा और जो राइट आँख है वो राइट में ही रहेगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है ना। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, तो यहाँ पे क्या है, राइट का राइट ही हो गया। तो ये आपस में सही बात है। ये मिरर इमेज है क्या, नहीं है, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। और इसलिए मिरर इमेज जो नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप स्टीरियो आइसो में मैंने डिटेल में पढ़ा है, आप जाके वहाँ पे चेक कर लो, ठीक। आइडेंटिकल मतलब, और इसका दूसरा मेथड भी होता है, अगर कभी आर का आर हो जाए या मान लो यस का एस हो जाए, नेमिंग कायरल सेंटर पे नेमिंग, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडेंटिकल, सेकेंड मेथड। और कभी आर का एस हो जाए या यस का आर हो जाए तो वो क्या होते हैं, इनैंशोमर की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कंडीशन है मिरर इमेज प्लस नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए ऐसे निकाल लिया, बाकी डिटेल में आप समझ जाओगे। देखो अल्कोहलिक केवेज जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, E1 एलिमिनेशन करेगा, E2 एलिमिनेशन करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। एलिमिनेशन करेगा बेसिकली, जो हैलोजन होता है वो जीरो मानना, उसके बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा, अल्फ़ा के बगल बीटा, तो ये भी बीटा एच है, ये भी बीटा एच है। तो हमेशा अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है ऐसे केसेस अल्कोहलिक की वजह, तो बीटा एच को खाता है बेस, बीटा एच को खाएगा और ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकालेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये बनेगा प्रोडक्ट। पहली पॉसिबिलिटी देखना, अपने पास ये बना और ये ऐसे रहेगा और वो तो बाहर निकल गया, ये बना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बेस इस एच को खाया, इसको इधर ले आए और इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास ऐसे हो जाएगा, समझना, और ये अपने पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मज़े की बात है कि आप देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा एच देखोगे तो कितने अल्फ़ा एच हैं, डबल बॉन्ड से बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा एच बोलते हैं, और यहाँ पे एच है, तो 4 अल्फ़ा एच है। यहाँ पे अल्फ़ा एच देखो तो ये 3 और ये 2, 3 2 5 अल्फ़ा एच है, प्लस यहाँ पे हाइपर ये रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो कौन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें याद रख लेना। और एक चीज़ याद रख लेना, इसको सिडजेप प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिडजेप। जो स्टेबल होता है उसको सिडजेप बोलते हैं। और ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन होता है। तो अगर कभी बल्कि बेस हो, मैंने क्या बोला, अगर नोट करके लिख लेना है, फिर बल्कि बेस हो तो वहाँ पे हमेशा लेस मतलब हॉफमैन मेजर होता है, जो लेस स्टेबल वाला होगा हॉफमैन मेजर होगा। बल्कि बेस जैसे ये लिखा जाए ONA OK ये सब, तो वहाँ पे ये मेजर बना देना, नोट करके लिख लेना। बाकी हर जगह तो आप वही नॉर्मल प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कभी एल्कीन है, A है, B है और यहाँ पे C है, D है। एल्कीन बनाया हमने,
ये क्या है, मान लो ये x है, ये y है, तो c शुड नॉट इक्वल टू d और x शुड नॉट इक्वल टू y, तो GI शो करेगा। बस यही रूल है, बेसिक यही गिवन है। तो आप यहाँ पे देखो कौन कौन से GI शो करेंगे। पहले वाले में तो सेम हो गया, ये और ये नहीं करेगा। इसमें देखो हाँ ये अलग है, देखो ये क्या है, ये बना लेते हैं, C और Cl है, Br है और यहाँ पे CH3H है। और ये वाला फोर्थ वाला भी हमें दिख रहा है अलग, H अलग है, Cl अलग है, Br अलग है और CH3 अलग है। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। थर्ड फोर्थ करेंगे भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड वाला भी करेगा। आप कहोगे सेकंड वाला भी तो ऐसे, हाँ भाई सेकंड भी कर रहा है, पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना है, तो ये हो गया। तो देख लेते हैं। देखो पहला तो नहीं करेगा, दूसरा वाला करेगा, यस। तीसरा वाला ClBr ये भी करेगा, चौथा वाला ये भी करेगा। तो सेकेंड और थर्ड कहीं पे दिख रहा है नहीं, थर्ड और फोर्थ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, थर्ड फोर्थ करेगा। और सेकेंड फोर्थ करेगा क्या, हाँ सेकेंड और फोर्थ भी करेगा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और आप जैसे ही ये करते हो ना, आप खा जाओगे धोखा। क्यों धोखा खा जाओगे, मैं आपको समझाता हूँ गहरी बात। हमेशा याद रख लेना, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है ना, तो GI में एक तो हमेशा याद रखना दो फॉर्म बनते हैं, एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है जब भी आप GI बनाते हो। तो अगर आप इस वाले में देखो, सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करोगे, इसमें एटॉमिक वेट डिसाइड करो, किसका, ब्रोमीन का फर्स्ट है, इसका सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा और इसका ये क्या है यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। और फिर वही आप गलत हो जाओगे जब भी आप GI देखते हो। तो एक हमेशा सिस बनना चाहिए, एक ट्रांस बनना चाहिए। यहाँ पे इधर क्लोरीन ब्रोमीन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन है। अगर आप जब भी GI बनाते हो तो यहाँ पे चेंज हो गया, अगर चेंज होना है तो ये जस्ट इतना चेंज हो सकते हैं, ब्रोमीन इधर आ जाए, क्लोरीन इधर आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे को ही चेंज कर दिए, हाइड्रोजन है क्लोरीन पूरा ही गायब कर दिए। तो इसलिए ये दोनों भी आपस में भाई आप इसको नहीं कंसीडर करोगे। हमेशा याद रखो, ये GI करेगा लेकिन ये दोनों नहीं करेंगे, ये इंडिविजुअली करेगा, ये इंडिविजुअली करेगा। तो इसका ये कौन सा फॉर्म है, ये एक है, ये दो है, ये कौन है, एक है, ये दो है। तो ये क्या बना है, एक एक अपोजिट है, ये ट्रांस है, इसका एक सिस बना लो। कैसे बनेगा, अपोजिट कर दो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br इधर आ जाएगा, Cl इधर चला आएगा और यहाँ पे क्लोरीन इधर चला आएगा, ये वाला जो था हाइड्रोजन इधर, तो ये अपने पास बन जाएगा। मतलब ये केक को आप एक साइड ले आ लो तो इसका अलग बन जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को बात करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज हो गया है। Cl इधर है, इधर Br है, इधर H है, इधर Cl है ना। लेकिन अगर आप सेकेंड और फोर्थ में देखोगे यही चीज़, तो देखो सेकेंड और फोर्थ में दो सब्सटीट्यूएंट अराउंड दिस डबल बॉन्ड सेम है। देखो यहाँ पे ClH है और यहाँ पे ClH है, बस इंटरचेंज हुए हैं, ये ऊपर गया, यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे देखो ये Br ऊपर है और ये नीचे है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, चलो सिस ट्रांस बना लेते हैं। ये ClH है, Br CH3 है और इसका हम दूसरा बनाते हैं, चौथा वाला। मज़ेदार क्वेश्चन था भाई ये, और है ना Br और CH3। तो इसमें देखो इसका हम एटॉमिक 1 2 ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर 1 2, तो ये क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये सेम साइड है, ये सेम साइड है, क्या है सिस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, इनको याद रख लेना भाई, ये बिल्कुल अलग अलग था तो इसलिए कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं था। कौन सा वाला, ये थर्ड और फोर्थ वाला, तो इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन केवल ये थर्ड का सही है। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये, हाउ मेनी लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड। तो इसको हम बना लेते हैं पहले। क्या गिवन है, CREN। मोनोडेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी हो, जो डोनेटिक टेंडेंसी हो वो 1 हो। तो यहाँ पे देखो H2O जो होता है वो क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। क्लोरीन भी मोनोडेंटेड है, ये क्या होता है, EN बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब 2 डोनर साइट होते हैं, 2 डोनर साइट होते हैं, 2 साइड से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, हाउ मेनी लिगेंड आर मोनोडेंटेड। और ये क्लोरीन भी क्या है, ये भी मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 2 हैं जो मोनोडेंटेड है।
सिंपल, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप इन द फॉलोइंग। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहला स्टेप अगर कभी Cl और Cl हो, ठीक है, ये क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। ये ब्रेक होगा, ये Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल, इसको चेन इनिशिएशन बोलते हैं। चेन इनिशिएशन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ऐसे ब्रेक होता है। पूछा है चेन प्रोपोगेशन, तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। जो रेडिकल बना है ना, उसका मीथेन से रिएक्शन कराओगे तो H और ये क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे इसको आप ब्रेक करोगे, ये रेडिकल और ये रेडिकल से रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो HCl बना लेगा और यहाँ पे CH3 रेडिकल अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। ये चेन प्रोपोगेशन है ना। और एक होता है लास्ट चेन टर्मिनेशन, जिसमें सारे रेडिकल जो बचे होते हैं वो जुड़ जाते हैं, टर्मिनेशन। तो इसमें C रेडिकल है वो कंबाइन होकर ये बनाएंगे, Cl है, जो भी है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो चेन प्रोपोगेशन होगा ये वाला हो जाएगा, Cl से ये रेडिकल है एक्चुअल में, ठीक है, तो ये बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखो ऑक्साइड्स ऑफ जो होते हैं, ऑक्साइड्स जो होते हैं वो +5 वाले वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं +3 वाले से। एसिडिक होते हैं किससे, +3 वाले से। बी वाला जो होता है क्या बोला, एसडी कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो भाई जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो होता है, कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड होता है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, एसिडिक नहीं, तो वो इनकरेक्ट है। सी वाला क्या बोल रहा है, N2O3 और P2O3 आर प्योरली एसिडिक। हाँ, N2O3 और P2O3 ये एसिडिक होते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं ये भी लिख Bi2O3 होता है वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली बेसिक होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, जो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक होता है ना ऑक्साइड, मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। या बेसिक कैरेक्टर है जो इंक्रीज हो रहा है, और टॉप डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर, वहाँ पे क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ACD, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद करना, सारी इन्फॉर्मेशन है। चलो ये देख लेते हैं क्या बोला है, द Eg ऑर्बिटल आर लोअर इन एनर्जी दैन T2G ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ऑक्टाहेड्रल ये होता है, इसकी स्प्लिटिंग क्या होती है, ऐसे होती है, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं Eg। तो भाई एनर्जी किसकी ज़्यादा है, Eg की एनर्जी ज़्यादा है T2G से, है ना। तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। और क्या बोला है, द Eg ऑर्बिटल पॉइंट डायरेक्टली टूवर्ड्स लिगेंड कॉजिंग ग्रेटर रिपल्सन इन ऑक्टाहेड्रल। और दूसरा बोल रहा है कि Eg ऑर्बिटल पॉइंट डायरेक्टली टूवर्ड लिगेंड। हाँ, Eg ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड की तरह मतलब डायरेक्ट करता है, जिससे रिपल्सन होता है, यस, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं द Eg ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड अलोंग द मेटल लिगेंड, सो दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फ्रॉम लिगेंड इलेक्ट्रॉन। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकेंड वाला करेक्ट है ना स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ये। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हो तो मैं आपको एक चीज़ जल्दी इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप पहले कंटेंट देखो। नीट 2025 का पेपर जो हुआ, हमने जो विदिन 2 मंथ कराया क्वेश्चन, वही पैटर्न फॉर्मेट आया था। ये सारे 99% क्वेश्चन मैचिंग थे, आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रूफ वीडियो आप जाके देख लो। हमने विदिन 2 मंथ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो पूरा है, आप जाके चेक करना। और उसके बाद हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी निकाला है ना, कि अब नीट 2026 के लिए क्या कर सकते हैं। उस लास्ट ईयर हमने 3 स्टेप स्ट्रेटजी कराया था, जहाँ से सारे क्वेश्चन आए थे। अभी हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया है। तो 5 स्टेप स्ट्रेटजी में क्या है, 180 भी स्कोर ला सकते हो नीट 2026 के लिए। फटाफट बताता हूँ। पहला स्टेप है क्लासिक वन शॉट। क्लासिक वन शॉट
एक अलग लेवल का लेक्चर है जिसमें 5 से 7 किताबों का मिक्सचर हमने ऐड किया है, एनसीईआरटी ऐड किया है, जेई के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, सारे एक्सेप्शनल पॉइंट है। मतलब आप कोई भी लेक्चर देखते हो, कभी कभी वन शॉट देख लेते हो, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन के बाद उलझ जाते हो। मेरा मोटिव ये है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो किस लेवल का कंटेंट चाहता। इसके बाद आप 95% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 99 to 95% क्वेश्चन इस लेवल का है। मतलब हमने थियरी तो सब कुछ बताया ही है, और ऐसा नहीं 10 घंटे का वीडियो ऑन शॉट बनाया है, प्रिसाइज वे में बनाया है। उसके बाद आप क्वेश्चन भी कर पाओगे सारे, ठीक है, एक्सेप्शन भी कर पाओगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कर पाओगे। चलो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन का ही वन शॉट हम दिखा देते हैं, रेफरेंस ये देखो। और ये भाई हमने बहुत मेहनत से बनाया है, कोई भी बताया ना रैंडम चीज़ें नहीं है, हर वैरायटी क्वेश्चन, हर पॉसिबल केस, जेई नीट की एग्जाम्पल, पीवाईक्यू सब कुछ लिया है। और ये से देखने के बाद आप बता तो रहा हूँ 95% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो। अभी पी ब्लॉक हमने कराया है, जैसे बहुत से लोग रट रहे थे पी ब्लॉक नहीं हुआ है ना, ये तो रटने वाला है। तो ये सारे क्लासिक वन शॉट के हैं, आप देख सकते हो। स्टेप 2 क्या है भाई? स्टेप 2 है जो वह है सुपर 45 क्वेश्चन। सुपर 45 मतलब ये 45 क्वेश्चन इंटायर चैप्टर के बराबर होते हैं। मतलब इससे ये फ़ायदा है, अगर पहला स्टेप आप स्किप कर रहे हो, थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इसे मत स्किप करना। 45 क्वेश्चन मतलब 100 कॉन्सेप्ट। मतलब ये समझो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। थियरी भी कंप्लीट होगा, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होगा, एक्सेप्शन पॉइंट भी कंप्लीट होगा, क्वेश्चन भी उसी के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं हल्का फुल्का, एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में भाई। ये सुपर 45 है, सारे चैप्टर के हमने करा दिए प्लेलिस्ट में, पूरा एकदम उससे रिलेटेड जो इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट है सब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आपको कर लेना है, सारे चैप्टर के देख लेना है वीडियो, करना तो अब क्या है, और कॉन्सेप्ट याद रख। ये देखो सारे चैप्टर के हमने करा दिए प्लेलिस्ट में। उसके बाद स्टेप 3 है, लास्ट ईयर हमने जो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था चैप्टर वाइज, वो वीडियो देख लेने सारे चैप्टर वाइज, ये 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आए थे। और अभी तो 100% क्वेश्चन मैच होने वाला है 99% केस में, अगर आप 5 स्टेप स्टडी सॉल्व किए हो तो। स्टेप 4 है संडे स्पेशल टेस्ट, है ना। संडे स्पेशल टेस्ट में क्या है भाई, बॉबी सर ने टेस्ट लिया है संडे में, जिसमें 180 आउट ऑफ 180 आए हैं स्टूडेंट के, और 150-60 नॉर्मल होता है, लगभग 500 स्टूडेंट हो चुके हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है कॉमन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो फुल हो चुका है। तो अच्छा, मेंटरशिप के लिए हमने स्टूडेंट के ही कहने पे लॉन्च किया था, क्योंकि बहुत स्कैम हो रहे थे, 3-4 हज़ार रुपये लेके लोग बात भी नहीं करते स्टूडेंट से, है ना, उनके इमोशन के साथ खेल रहे थे। तो स्टूडेंट कहने पे हमने 200 का लॉन्च किया। इसमें 200 देखो भाई, कहने का तो है, लोग एक एक PDF 200 का बेचते हैं। 200 में आपको सारे PDF मिलेंगे जो मैंने बताया ऊपर, विथ वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद 20 गेस पेपर मिलेगा, और गेस पेपर का लेवल जो देखोगे ना, यही जो चल रहा है, एक अलग लेवल है, ये 20 गेस पेपर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप में टॉप 50 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें PDF के साथ, और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको। हम बात करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जब टाइम मिलता है पूरी रिप्लाई करते हैं हमेशा, है ना। और इससे जुड़ने के लिए मेंटरशिप में क्या गए, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया, कम्युनिटी पोस्ट, आप कम्युनिटी ग्रुप, उसमें ज्वाइन करना, फिर पर्सनली मैसेज करना, तो आपको हम बताएंगे कैसे पे करना है, और फिर आप जुड़ जाना। और मैं आपको नहीं कह रहा, फोर्स कर रहा कि आप मुझसे जुड़ो, मैं नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करो। अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है, आपको लगा कि हाँ यार मैं सही बोला, तो ही जुड़ो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा, कहीं भी फालतू का भी मत जुड़ना, टाइम वेस्ट करना कि यार नहीं कोई बोल रहा है 1 महीने में कभी एग्ज़ाम 0 से 500 नहीं लाया जा सकता अगर आप नहीं पढ़े हो, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आप साल भर पढ़ाई किया तो स्मार्ट वर्क करके लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यही बेस्ट स्मार्ट वर्क है भाई, इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन है, किसमें बोला था कि इनकरेक्ट बताना है आपको, तो इनकरेक्ट कैसे बताएंगे। देखो एक्स टू लीनियर है कि क्या है, ये तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ही बताएंगे। देखो एक होता है स्टेरिक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, 1/2 इन ब्रैकेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देना, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देना। और अगर हाइड्रोजन या हैलोजन है, मोनोवैलेंट एटम, तो ऐड कर देना। अगर ये 2 आता है तो sp3 आता है, sp2 4 आता है, sp3 5 आता है, sp3d 6 आता है, sp3d2,
ठीक है, ये तो बताया गया है। किसी को नहीं आता हाइब्रिडेशन निकालने तो एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लो। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है जिसमें ज़िंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो XeF2 क्या है, स्टेरिक नंबर निकालो और 1/2 जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8। देखो हैलोजन होता है 7, जेनॉन होता है 8, याद रख लो। नाइट्रोजन फैमिली का 5, ऑक्सीजन का 6। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन हैलोजन 2 है। ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 4, मतलब आ गया Sp 8 2 नहीं सॉरी 8 2 10 आएगा ना, 10 5 आएगा, 5 मतलब क्या हो गया Sp3d। और लोन पेयर का भी ट्रिक अब सीख लो। जो भी स्टेरिक नंबर आता है 5 आया उसको माइनस कर लो साइड एटम में, 3 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है लीनियर, तो अगर हम इसका ज्योमेट्री बनाएंगे तो ये होता है 5 स्टेरिक मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल। तो XeF2 हम क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, 3 लोन पेयर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल ऐसे ही बनता है, ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम ये ज्योमेट्री अगर बात करेंगे, ये ज्योमेट्री है, याद रखना ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, लेकिन उसमें मेंशन तो किया नहीं है ज्योमेट्री या शेप। तो और शेप में क्या होता है, लोन पेयर नहीं होता है। शेप में लोन पेयर को भूल जाओ, देखो लोन पेयर को भूल जाओ, इसमें कैसा दिख रहा है लीनियर, तो शेप लीनियर हो जाएगा। तो अब उसको मेंशन तो किया नहीं था, तो आप लीनियर को भी करेक्ट ही मान के चलोगे। XeO2F2 को देखते हैं। XeO2F2 हाफ जेनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, हैलोजन तो है, तो 8 2 10 ये भी आ जाएगा, 5 5 मतलब क्या हो जाएगा Sp3 और D Sp3d हो जाएगा। और XeO2F2 है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो एक्सियल पे होता है, ये हमेशा याद रखने का, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ये लोन पेयर को, एक लोन पेयर है तो इधर ही लगाना, और O2 को ऐसे लगा लो, ये ऐसे लगा लो। तो क्या बता रहा है, सीसॉ, हाँ ये इसको हम सीसॉ बोलते हैं। और ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल होगा। सीसॉ ये क्या है, शेप है, ये क्या है, शेप। और XeF4 का अगर निकालेंगे तो निकाल लेते हैं XeF4, तो ये हो जाएगी स्टेरिक नंबर, यहाँ पे निकाल के बताओ, 8 4 12 मतलब 6 आ जाएगा, Sp3d2। लोन पेयर निकाल लो कितना है, 6 - 4 2 लोन पेयर। यहाँ पर भी ट्रिक लगा सकते थे, लोन पेयर कितना, स्टेरिक नंबर आया था 5 -2 1 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर आ गए। और ये हम ऐसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल रहेगा लेकिन 2 लोन पेयर है, तो इसका शेप जो होगा स्क्वायर पिरामिडियल होगा। शेप इसको लोन पेयर ऐसे लगा लो, स्क्वायर शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उसमें स्क्वायर पिरामिडियल गिवन है, ये यही इनकरेक्ट है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम। तो ये तो IUPAC नेम का क्वेश्चन है, गलत ही नहीं होना चाहिए। मान लो ये ऑक्सीजन था ऐसे, तो हम नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा है। और कीटोन का सफिक्स जो होता है ओन होता है, तो 2 मिथाइल, साइक्लिक है तो साइक्लो, टोटल कार्बन हेक्स है और हेक्सेनोन हो जाएगा, हेक्सेनोन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फॉर द, तो देखो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपली अगर मान लो कोई 2 चीज़ मिसिबल है उसको सेपरेट करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। और क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, क्रोमेटोग्राफी ये भी लिख देते हैं, ये मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि इट कैन सेपरेट मिक्सचर बेसिकली सॉलिड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल मोमेंट थ्रू अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं, ये मिक्सचर के लिए सिंपली यूज होगा। और हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है, ये टेक्निक यूज्ड फॉर सब्सटेंस दैट आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, जो स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल के लिए, एंड विच आर
इमिसिबल विथ वाटर, ठीक है। और सेपरेटिंग फनल जो होता है भाई एक्सक्लूसिवली फॉर इमिसिबल लिक्विड के लिए होता है, जैसे ऑयल एंड वाटर, है ना, जो मिक्स नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन बता दिया, क्या पता और भी पूछ सकता है। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, अमाइन को टेस्ट करता है ना, टेस्टिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। तो हिंसबर्ग रिएजेंट को आपको पता होना चाहिए, PHSO2Cl2 यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो अगर मान लो 1 डिग्री अमाइन है और आपने हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट कर दिया, तो जो आपके पास ये कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड सॉल्यूबल हो जाएगा अल्कली में। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा अल्कली में डालने पे। और अगर 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा अल्कली में जो कंपाउंड बनेगा। और 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, मैंने लिख दिया है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये मान लो ये 1 डिग्री अमाइन था, ये 1 डिग्री है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ निकलेगा, ये जो बना है ये सॉल्यूबल हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही इसको गायब करके ये बना है इनसॉल्यूबल, और कोई रिएक्शन नहीं होता है 3 डिग्री में। चलो इसको देखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी को टेस्ट करता है। इसमें देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चारों चीज़ गिवन है। आपको बोला है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद किसके साथ फास्ट रिएक्शन होगा। तो चलो देख लेते हैं। ये अपने पास है कीटोन, ठीक है, और ये अपने पास है कीटोन, और ये फिनाइल है, फिनाइल C+H। तो अगर हम इन सब का रिएक्शन करते हैं, मान लो किससे करेंगे, इन सब का रिएक्शन करेंगे हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब PHMgBr से करेंगे, तो ये नेगेटिव होगा, मेटल पे पॉजिटिव होगा, ये यहाँ अटैक करेगा। ऐसे ही इन दोनों पे हम रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं, इधर अटैक करेगा। तो बोल रहे हैं कहाँ पे फास्ट होगा। तो देखो भाई कहीं ना कहीं एल्डिहाइड वाला जो है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो बाकी में CH3 ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके जाएगा तो पॉजिटिव को कम कर देगा। तो ये अटैक कैसे कर पाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव का वहीं अटैक करेगा ना। यहाँ पे थोड़ा यही डोनेट कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। और ये तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक फैक्टर ही बहुत इंक्रीज हो जा रहा है, स्टेरिक इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे फास्ट जो हो जाएगा एल्डिहाइड में हो जाएगा। एल्डिहाइड कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में हो जाएगा, और थर्ड में तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक है ना। तो जो रेट हो जाएगा स्टेरिक के भी इन्वर्स होता है, स्टेरिक के इन्वर्स होता है। ये भी आंसर याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली रिएक्शन है, बड़ी मज़ेदार रिएक्शन, एल्डिहाइड है और LiLH4 है। तो हमेशा याद रख लेना LiLH4 क्या करता है, यहाँ से H- निकलता है, ये अटैक करता है यहाँ पे। जो ही अटैक करेगा यहाँ पे आएगा ये नेगेटिव, ये टूट जाएगा, और यहाँ पे ये H है, ठीक है। और LiLH4 के साथ हमेशा वाटर भी लिया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे H2O होता तो ये H ले लेता है यहाँ पे, और अगर मान लो यहाँ पे D2O होता, हम ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, कभी कभी D2O गिवन होता है तो यहाँ पे D ले लेता। अगर D2O होता तो ये बनता ODHH, लेकिन H2O हम इन जनरल कुछ नहीं मेंशन है तो H2O गिवन है, तो यहाँ पे OH ले लेगा और ये आपके पास बन गया, ठीक है। जैसे ही ये बना, नेक्स्ट स्टेप में PCl5 है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब जो OH है उसको गायब करके वहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, इथाइल हैलाइड बन गया, मतलब इथाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये याद रख लेना, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाई लसाइन टेस्ट। तो देखो जो फॉस्फोरस होता है, सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये सभी का डिटेक्शन होता है लसाइन टेस्ट से, ठीक है, लसाइन टेस्ट से, याद रखना। और एक एक्स्ट्रा मैं अपने से भी लिख देता हूँ, क्या पता वही पूछे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये गिवन हो, वो भी डिटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करना है, ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया, फिलहाल हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा डिटेल में भी, क्या पता पूछ ले। तो यहाँ पे कि अगर मान लो नाइट्रोजन के लिए हमें निकालना है तो Na कार्बन और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, NaCN। उसके बाद सल्फ़र के लिए हमारे पास होता है, अगर सल्फ़र के लिए तो ये 2 सोडियम सल्फ़र और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2S बन जाएगा। और अगर हाइड्रोजन, ये सल्फ़र के लिए था, हाइड्रोजन के लिए अगर करते हैं तो Na+X, पहले ये बनता है फिर हम बाकी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसे इसको कलर को चेक करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो फर्दर ये जो आपके पास ये बना है कंपाउंड ना, सल्फ़र की सपोज करो, तो हम इसको लेड एसीटेट से ट्रीट करते हैं और थोड़ा फ्यू ड्रॉप हम डालते हैं सोडियम नाइट्रोपरोक्साइड का, तो हमारे पास डीप वायलेट या पर्पल कलर का आता है, जिससे हम कंफर्म करते हैं सल्फ़र है, ठीक है। और अगर लेड एसीटेट से ट्रीट करोगे तो ब्लैक कलर आ गया, तब भी सल्फ़र का कन्फर्मेशन होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा ये एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी के लिए इतना देखते हैं। नेक्स्ट, तो देखो बोल रहा है कौन कौन से हैं मोनोसेकेराइड हैं, तो जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, सारे के सारे ही मोनोसेकेराइड हैं, ठीक है। जो मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे ज़्यादा आपके पास बेसिकली जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, तो वही मोनोसेकेराइड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ABC सारे मोनोसेकेराइड, ये होता है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मैंने लिख भी दिया है, आप याद रख लेना, एटलीस्ट इतने को तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक्चुअल में कैसे देखते हैं। जो आपने लसाइन टेस्ट किया नाइट्रोजन के लिए, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने NaCN बनाया, NaCN बन गया, ऊपर ही लिखा था मैंने यहाँ पे NaCN, है ना, ऊपर ये देखो नाइट्रोजन के लिए, तो हमने NaCN बना लिया। अब जो NaCN है, यहाँ पे साइनाइड है, ये साइनाइड नेगेटिव, हम CN नेगेटिव को हम क्या करेंगे, Fe2+ से ट्रीट कराएंगे, बैलेंस करके लिख लो 6, अपने पास क्या बन जाएगा, FeCN6 और ये 4- बन जाएगा, पढ़ाया जाता है। और जैसे ही ये बना आपके पास 4-, तो फर्दर इसको हम ट्रीट कर देंगे FeCN6 4- को हम ट्रीट कर देंगे 4Fe3+ से, और आपके पास क्या बन जाएगा, Fe4 FeCN6 और ये थ्राइस बन जाएगा। यही होता है प्रोशियन ब्लू, ठीक है। मैंने पूरा इक्वेशन नहीं लिखा, आपको कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा देखने को मिल सकता है, 4FeCl3, यहाँ पर भी आयरन+3 में ही है, मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे 3Na4 और FeCN6, और ये क्या बना लेगा, Fe4 FeCN6 थ्राइस 12NaCl, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन ये हो गया फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखो यहाँ पे आपको pH कितना दे रखा है, pH आपको दे रखा है 1, मतलब अगर pH 1 है तो हम H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, 10⁻⁻, pH हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला 10⁻⁻1, मतलब 0.1 अपन को H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं हम, अपन को यहाँ पे सॉल्यूशन SD क्या है, बेसिक कैसे पता चलेगा, NaOH के मिली मोल्स निकाल लो, ml में है तो मिली मोल्स आएंगे, मोल जो भी आपको मोलरिटी है और वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बेस का आ जाएगा, और यहाँ पे एसिड का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M/V, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.1, और वाट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पूछा ही था, ठीक है कोई बात। और pH, ये यहाँ पे एक चीज़ हिंट मिल गया,
कि pH आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन ओवरऑल एसिडिक होगा, ये V मान लो एसिडिक होगा, ये चीज़ तो कंफर्म लग गया। और यहाँ पे 0.2 इंटू 100, तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हमें ये चीज़ कंफर्म हो गया, तो हमें पता है H+ क्या हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन यहाँ पे ये बोला है सॉल्यूट किया pH 1 मिल रहा है, मतलब ओवरऑल एसिडिक होगा सॉल्यूशन। और एसिड वाली वैल्यू में से हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू हम मतलब जो भी है एसिड वाली वैल्यू उसमें से हम माइनस कर लेंगे बेस, क्योंकि ओवरऑल अपने पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब ए है बी है एसिड है बेस है। तो अगर आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक मिल रहा है, डेफिनेटली हमारे पास एसिड के मोल ज़्यादा रहे होंगे, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू को माइनस कर लेते हैं और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस V हो जाएगा। बेस का तो पता नहीं था, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपन ने 0.1 निकाल लिया। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी करना रह गया, वॉल्यूम अब तो आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये 0.1 और 100, मतलब इसको हम करेंगे 2/10, 2/10 हो गया तो 1 शून्य कट गया, ये 20 हो जाएगा। और 0.1 इंटू V, और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू V, तो यहाँ पे V निकल के आ जाएगा 50 ml आ जाएगा। ठीक है, V 50 ml ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। तो देखो ये बोला है इनकरेक्ट पूछा है, सिंपल। ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है ना, ये मेंशन कर लेना, नॉट रिप्रेजेंट, लोग करेक्ट लगा के आ जाते हैं। इनकरेक्ट पूछा है तो ये भाई पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो करेक्ट है, सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला है, तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पे। तो यस डिक्रीज हो रहा है, ये भी करेक्ट है। और मेटलिक कैरेक्टर, जो मेटलिक कैरेक्टर होता है टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम गिवन है, तो ये होना चाहिए, लेकिन गिवन क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इनके ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, लिख देता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास रहा ये, आप तो एक फार्मूला याद रख लो इसके लिए, अभी से बोल रहा हूँ, कभी भी आपको नंबर ऑफ़ एटम अगर पूछता है, नंबर ऑफ़ एटम, तो मोल मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितने एटम है, जैसे SO2 है तो 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन 3 एटम है ना। चलो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट 1.7 ग्राम NH3 है, पूछा है नंबर ऑफ़ एटम ही पूछा है, तो चलो एटम निकाल लेते हैं। एटम अगर हम निकालेंगे टोटल, तो मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, NH3 का मॉलिकुलर वेट 70, Na को ऐसे रहने दो, और एटॉमिसिटी नीचे देख लो, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन, और ये अपने पास आ जाएगा, इससे 0.1 Na आ जाएगा। ठीक है, बी देखते हैं, 3.2 ग्राम CH4 है, तो मतलब एटम कितना आ जाएगा, एटम आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 16 हो जाएगा मॉलिकुलर वेट इसका। और यहाँ पे अपने पास Na इंटू 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, तो ये अपने पास टोटल CH4 है, तो अपने पास आ जाएगा 1 Na आ जाएगा, 1 Na सॉल्व करने पे। और सी वाले को अगर आप चेक करोगे, इधर ही लिख लेता हूँ, 11.0 ग्राम CO2, तो यहाँ पे जो एटम है वो क्या हो जाएगा, 11.0 डिवाइड बाई CO2 44 और Na, और 3 एटम आ जाएगा, तो इस केस में 0.75 Na आ जाएगा। तो साफ साफ अगर आप देखो तो बी वाले में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम, फिर ए वाले नहीं, फिर सी वाले में आएगा, और फिर ए वाले में आ जाएगा, BCA। तो ये हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर BCA, यही हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, BCA, ये हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ रेडियल नोड और बाकी की चीज़ें। तो देखो रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड दोनों लिखा सकता है, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड बोलते हैं, स्फेरिकल नोड दोनों लिखा सकता है। वो होता है n - l - 1।
एंगुलर नोड अगर बोले एंगुलर नोड तो वो होता है एल, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। टोटल नोड अगर बोलता है, टोटल नोड होता है n-1। निकाल लो, पूछा है 6s और 4p के लिए पूछा है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे 6 लिखा है वही n की वैल्यू, ये 4 बाहर जो लिखते हैं। और l क्या होता है 0 1 2 3, s के लिए 0, p के लिए 1, t 2, f इतना। तो s के लिए l की वैल्यू निकाल लो, 0, p के लिए 1। तो चलो रेडियल नोड निकालो, अब क्या आ जाएगा, यही पूछा ना, रेडियल नोड इन द फॉलोइंग। तो 6s में n-l-1, 6s में निकाल रहे हैं, तो 6 - 0 - 1 कितना हो जाएगा 5। और 4p में निकालेंगे तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 5 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो इजी हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे हमने गलत कर दिया, n - ये 1 होता है ना, तो ये 2 आएगा भाई, है ना, उसमें तो सही किया, ये 2 हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक कभी हो जाती हैं, है ना, तो वो समझ जाया करो आप। चलो आगे देखते हैं। तो देखो आपको दे रखा है यहाँ पे रेट दे रखा है KCl2O², इक्वेशन नंबर 1। बोला है हाउ वुड बी द रेट चेंज इफ़ Cl2 इज़ रिड्यूस टू 1/4। तो मान लो नया रेट अपने पास R' है और ये Cl2 कितना हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है, मतलब Cl2 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो बताओ नया रेट क्या हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, R/R' कर दो, और K से K कट्टम कुट्टम, और Cl2 से भी कट्टम कुट्टम हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर, तो R/R' बराबर क्या हो जाएगा 16, और R' बराबर क्या हो जाएगा, R' बराबर R/16 हो जाएगा। तो 1/16 आ जाए, सिंपल। कितना हो गया, है ना, पुराने रेट का 1/16 पार्ट हो गया, सिंपल। कई लोग कहेंगे R/ क्या लिखे हो सर, तो 1/16 इंटू R ऐसे लिख लो। ठीक है, मुझे पता है गलती होती है, ठीक है। चलो आगे देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ T99% टू T90% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो 99% के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो इनिशियल में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, वैल्यू कितनी 100%। और जब कुछ समय बीता 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कितना बचेगा, ये 100 - 99 कर लो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब टाइम निकालते हैं क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई के, और ये लॉग ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी। तो इसको हम पुट कर लेंगे 2.303 अपॉन के, और ये लॉग इनिशियल था 100, बाद में कितना हो गया, इनिशियल था 100, बाद में अपने पास 1 हो गया। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर, ये हमने किसके लिए निकाला 99 के, और T90% के लिए निकालेंगे तो ए नॉट हो जाएगा 100, और 80 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा 100 - 90 मतलब 10। 90% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो बचेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन ए का, 10 बचेगा। टाइम वाला फार्मूला लगा लो, के और लॉग 100/10। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये कौन सा था 99% था, लिख लो यहाँ पे, और ये कितना था 90% था। तो 1 और डिवाइड कर दे 2 को, तो T99 डिवाइड बाई T90% कितना आ जाएगा भाई, चलो लिख लेते हैं फटाक से। तो ये वैल्यू तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा 2.30 कांस्टेंट वाली वैल्यू, ठीक है। बचेगा क्या अपने पास, लॉग 100 डिवाइड बाई, और ये लिख लो 10, लॉग 10, ठीक है। और इसको 100 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा लॉग 10, 2 बाहर निकल आएगा, और लॉग से 10 से वैल्यू 10 से 10 कट्टम कुट्टम। तो T99% डिवाइड बाई T90% इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू लॉग 10 से 10, तो कट्टम कुट्टम हो गया, और बचेगा क्या, आंसर 2 आएगा। तो 2:1 हो जाएगा भाई, सिंपल। अरे 2 मतलब क्या हो गया 2/1, 2:1 सेकेंड।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम द रोल ऑफ केमनोफोर। तो अगर हम ऑक्जेलिक एसिड और केमनोफोर का टाइट्रेशन करेंगे तो अपने पास जो रिएक्शन आएगा ओवरऑल वो मैं लिख देता हूँ 2MnO4 है ना, और H+ ये आपको वैसे याद होना चाहिए, आपने रेडॉक्स अगर पढ़ा है तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, हमने आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, KMnO4 नहीं, आयन केवल लिख रहे हैं, और 10CO2 और ये क्या हो जाएगा 8H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो X -8 -1, तो ये क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, प्लस पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। और जिस स्पेसीज का रिडक्शन होता है मतलब वो कैसा काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करेगा ये, ठीक है, बात खत्म। और ऐसे भी KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इससे भी गेस कर सकते थे कि हाँ भाई वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट से करोगे ना, आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं लिखना है। अ सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, मान लो एक सॉल्ट है उसको ट्रीट किया गया है डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है, इवॉल्व अ कलरलेस गैस विथ रोटेन एग स्मेल, और रोटेन एग स्मेल जैसे ही बोल दिया आपको ये बताया जाता है NCERT में H2S जो होता है उसका स्मेल होता है ऐसा गंदा, और जैसे ही गंदा होता है तो इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है भाई H2-, बात ख़त्म थी यहीं पे, बस यही हिंट आपको था। तो ये देख ले वाइटमिन, तो वाइटमिन ए किसमें होता है ज़ेरोथैल्मिया, और B12 ये याद रख लेना NCERT में गिवन है, इसमें सी में स्कर्वी होता है, और ई में जो रिमेनिंग है ये कर दो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा नीचे करते हैं, या ऑप्शन दिख नहीं रहा, हाँ चलो आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग और चूज द करेक्ट। ओके, बोला है कि अमाइन आर मोर बेसिक देन अमाइड, तो अमाइन है, मान लो अमाइन हमने लिख लिया है RNH2, कोई भी लिख लो, एलिफैटिक एरोमेटिक, अमाइड एक बना लो। तो यहाँ पे बोल रहा है अमाइन जो है बेसिक है, क्यों है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है ईजिली, और ये लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड है, हमेशा लोकेलाइज्ड लोन पेयर, जो लोकेलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में ना जाए, वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से ज़्यादा बेसिक होता है। उसके बाद अगर कभी आपको ये दिखे डीलोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में जाए, sp3 नाइट्रोजन, फिर sp2 नाइट्रोजन, फिर sp नाइट्रोजन, ये होता है बेसिक। और एक बड़ा ही एक्सेप्शन वाली बात है, ये याद रख लेना, लोकलाइज डीलोकलाइज में अगर आपको ये आ जाए एनिलीन और एक पायरॉल आ जाता है, वहाँ पे आप उलझ जाते हो, और वहाँ पे क्या हो जाता है एनिलीन हो जाता है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शन वाली बात थी जो जेम पूछा था, हमने बता दिया, तो ये करेक्ट हो गया। और अमाइन आर पहला करेक्ट हो गया। उसके बाद इथाइल अमाइन इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन, चलो देख ले, इथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन यही होगा, और एनिलीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एनिलीन ये है। अब जो एनिलीन में लोन पेयर है भाई, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, ये डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में जा रहा है, और ये लोकलाइज्ड है, तो ये बेसिक होगा ना। और वो बोला है इथाइल अमाइन इज़ लेस बेसिक देन, ये तो गलत है, इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट हो गया। अब देखो द शेप ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन इज़ पिरामिडियल, तो देख लेते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन, तो नाइट्रोजन है ये हाँ भाई ये पिरामिडियल जैसा दिख रहा है, ये भी करेक्ट है ना, पिरामिडियल। और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, ये भी सही है, गैब्रियल थैलामाइड 1 डिग्री के लिए होता है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो ACD नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई मज़ेदार क्वेश्चन, ये भी बहुत ही भाई हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी आपको अल्काइन लिया जाए, अल्काइन
और वो ट्रीट किया जाता है H2PdBaSO4 से, तो उसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है अल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज कर देता है, सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। और अगर आप यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिए, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो वो चेंज कर देगा ट्रांस एल्कीन, किसमें, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले वाले में क्या दिख रहा है, तो आपको दे रखा है उसमें बनाया क्या है देख लेते हैं। आपको ये बनाया है कि H2 और PD C और BaSO4 है, तो इसके केस में आपको यहाँ पे जो बना है वो बना के दिया है ये CH3 और C2H5। ठीक है, यस, मतलब ये CC बनेगा, ये तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन कौन सा क्या लेने पे सिस बनेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग पेंट 2 आइन ले, 5 कार्बन बना लो और 2 आइन इसको ले लो, तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और सिस बनाना था, ये गिवन था, तो ये सिस हो गया, है ना। और हमारे पास ब्यूट 2, ये क्या हो गया, पेंट 2 आइन और ब्यूट 2 आइन, ये हो गया। तो अगर इसमें हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं, सोडियम इन लिक्विड NH3 अगर आप डाल दो तो ये ट्रांस में चेंज कर देगा। ट्रांस मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो मिथाइल लगेगा वो अपोजिट लगेगा। ठीक है, ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का है भाई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए याद रख लो। मैं लिख देता हूँ सारे रिएक्शन, जो रटने वाले भाई उसको ज़रूर, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलता। अगर ये गिवन है और कॉपर 573 केल्विन पूरा लिखता हूँ, 100 ATM प्रेशर गिवन हो, नहीं भी गिवन हो तो आप इसमें मेथेनॉल बना लोगे। ठीक है, और CH4 + O2 अगर ले लेते हो, मोलिब्डेनम यहाँ पे ले लोगे आप, MO2O3 हीट के साथ, तो HCHO बनेगा प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। और CC अगर O2 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, CCO2 के साथ 3O2 ले लो बैलेंस करने के लिए। और एसीटेट का कंपाउंड CH3COOOMN, तो ये 2CH3COOH बन जाएगा। और लास्ट में CH3 थ्रायस CH और KMnO4 लेके ऑक्सीडेशन करा दो, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, CH3C, ये जो गिवन है CH3 थ्रायस COH हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, NCERT में एज इट इज़ गिवन है। चलो ये निकाल लेते हैं, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम है और लिथियम का एटॉमिक नंबर तीनों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ 1s2 और 2s1 होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, जो बाहर लिखते हैं उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और जो l की वैल्यू हो जाएगा, देखो l की वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1 होता है, एक तो फार्मूला भी याद रख लेना। और ml जो होता है 2l+1 होता है, वो 2l+1/2 होता है, ये भी याद, सॉरी 2l+1 होता है, ये भी याद रख लेना। हाँ, और अगर रटना चाहते हो तो 0 1 2 3 S P D F ये हो जाएगा। तो अगर हम L की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और M की वैल्यू -Al2 + Al होता है, तो 0 ही आने वाला है वो तो। ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर S में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसको हम बोलेंगे +½ तो 2 कहीं भी दिख रहा है, ठीक है, 2 0 और M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बस आंसर यही हो गया। ठीक है, +½ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो, जो Kp होता है वो = Kc r⁴ Δ Ng होता है।
ठीक है। अगर मान लो डेल्टा ई एन जी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो के पी जो होता है ग्रेटर देन के सी होता है, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 आ जाए तो जो के पी होता है वो लेस देन के सी होता है, और डेल्टा एन जी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो के पी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा के सी के। लेकिन आपको एन जी कैसे निकालना है, तो देखो एन जी क्या होता है, जो प्रोडक्ट में गैसेस मोल है, प्रोडक्ट में जो मोल है गैसेस माइनस रिएक्टेंट में जो गैसेस मोल है, ठीक है, गैसेस मोल है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है H2 गैस, और ये Cl2 गैस, और ये क्या हो जाएगा 2HCl गैस है। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस, और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 2 मोल है गैस के और रिएक्टेंट में टोटल 2 है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी। अब फटाफट यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन सेकंड में चेक करो तो डेल्टा एन जी ही निकालते हैं सेकंड में। प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में भी 2 मोल है, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड में चेक करते हैं, प्रोडक्ट में 1 मोल है, गैसेस के लेने हैं केवल, डेल्टा एन जी लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, सॉलिड का नहीं लेना है, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। हाँ, यहाँ पे के पी नॉट इक्वल टू के सी आएगा, मतलब के पी ग्रेटर देन के सी आएगा। ऑप्शन थर्ड करे सही हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर। अब तो ये फटाफट, मतलब इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए मेरा मानना है। SF4 सीसॉ सेफ होता है भाई, स्टेरिक नंबर निकालने का 1/2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, और फ्लोरीन 4 तो 5 आ जाएगा, 5 मतलब sp3d हो जाएगा। और लोन पेयर निकालो, लोन पेयर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, एक लोन पेयर आ जाएगा, मतलब SF4 है तो ऐसा ऐसा दिखेगा, है ना, एक लोन पेयर, इसको सीसॉ बोलते हैं, सिर्फ सी शॉ हो जाएगा। और सारे ऑप्शन नहीं निकालना एग्जाम में, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना, ये टी शेप आएगा। अब मुझे ऐसे साफ साफ दिख रहा है, इतनी बार क्वेश्चन हो गए सब याद हो गए। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन 3, तो ये हो गया 5, और लोन पेयर निकालेंगे तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 लोन पेयर आ जाएगा, और 2 लोन पेयर आ गया तो ये टी शेप हो जाएगा, मतलब ClF ऐसा दिखेगा, और ये हाँ ClF3 है ना F, और 2 लोन पेयर ऐसे दिखा देंगे। शेप की बात करते हैं तो ये टी शेप है, लोन पेयर को काउंट मत करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का सीसॉ, सेकेंड वाले का टी शेप, और XgF4 का स्क्वायर प्लेनर अभी निकाला था, और ये बेंट हो जाएगा। मैच करा लो, एक का सेकंड कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है, देखो एक ही ऑप्शन से हो जाता, आपको सारे चेक भी नहीं करने थे, पर कोई ना, हमने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, बोरॉन इज डायगोनली रिलेटेड टू सिलिकॉन। तो देख लेते हैं, अभी हमने लिखा था डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनली अगर देखेंगे तो ये हो गया ऐसे ऐसे, और सिलिकॉन, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। एल्युमिनियम इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो जैसे जो S ब्लॉक होते हैं तो हमने पढ़ा, और जो P ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। जिंक इज़ ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो जिंक, ठीक है, क्योंकि इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 3d10 4s2 फुल्ली d ऑर्बिटल है, तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लिखो, मेटल क्यों बोला। और लैंथनम जो होता है वो ये ब्लॉक हो गया, यही है भाई, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लैंथनम जो होता है इसको अगर हम देखेंगे La, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, ये एक्चुअल में डी ब्लॉक होता है, एक्सेप्शन में आपको बताया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जेनॉन, और ये आ जाएगा 5d1 और 6s2, है ना। यह ब्लॉक एक्चुअली स्टार्ट विथ सेरियम, तो एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सेरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ठीक है। तो ये इसलिए याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा में हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो ये वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट लिख लो, नहीं तो फिर ऑप्शन में कोई PDF देखता है तो उसे समझ नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो Q होता है और W होता है, ये क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन,
ठीक है। और गिव फ्री एनर्जी क्या बोल रहा है, इज़ अ पाथ फंक्शन, नहीं भाई गलत हो गया, वर्क इज़ ए स्टेट फंक्शन बोल रहा है, दोनों गलत है। स्टेटमेंट वर्क इज़ ए स्टेट फंक्शन, तो ये हमारे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, गिव फ्री एनर्जी इज ए पाथ फंक्शन, नहीं भाई। एनर्जी गिव फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी अगर लिखेंगे माइनस NFE नॉट होता है, तो गिव फ्री एनर्जी ऐसा नहीं है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। देखो स्टेट फंक्शन क्या कौन कौन होते हैं लिख देता हूँ, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। स्टेट फंक्शन जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी गिव फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल माइनस फाइनल पे। और जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस वो ज़ीरो होता है, एज ए स्टेटमेंट याद रख लो, है ना। प्रोसेस ज़ीरो हो गया, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही हो जाते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाएंगे। तो जब चेंज निकालोगे तो ज़ीरो हो ही आ जाएगा ना, तो हमारे हिसाब से बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो जो क्या होते हैं, टर्मिनल अल्काइन होते हैं, टर्मिनल अल्काइन होते हैं। जैसे टर्मिनल अल्काइन कैसे पहचानोगे, RC, यहाँ जो sp कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उसको टर्मिनल बोलते हैं, और ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनल हो गया। तो वही जो होता है AgNO3 के साथ क्या देता है, वाइट PPT देता है, वाइट PPT देता है, याद रख लें। टर्मिनल अल्काइन कौन दिख रहा है, ये फोर्थ वाला, बाकी सब में नॉन टर्मिनल है, चाहे बना के यहाँ पे चेक कर लो। ये देखो 3 कार्बन ऐसे 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 दिख रहा है, ये भी अपने पास, ये तो एल्कीन है तो देने से ही नहीं रहा, ये एल्केन है, और इसमें A फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है व्हेन टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द मेजर प्रोडक्ट, टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, चलो बना लेते हैं, ये है टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ओके साइक्लोहेक्सेन टर्ड ब्यूटाइल है, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट Br2H⁻μ से। तो आपको ये मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो ब्रोमीन में हमेशा 3 डिग्री आपको रेडिकल खोजना है। देखो ये 3 डिग्री रेडिकल आपको कहीं भी दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो ये हाइड्रोजन कितने डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री सारे, और ये वाला जो दिख रहा है ये वाला ये 3 डिग्री है भाई, तो बस मिल गया। तो मतलब आपके पास जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो जो मोस्ट रेडिकल बनेगा ना वहीं पे जुड़ेगा, और Br यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास है ये है, तो देखो ये एक्सेस में लिया गया था, और ऐसा नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया था, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो सेम ये फ्रेश क्वेश्चन था, ये नेगेटिव था, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेगा तो ये इस पर अटैक करेगा और ये वाले बॉन्ड को ओपन होगा, लेकिन ये एक्सेस में था तो ये यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले तो अटैक करा लो आप, यहाँ पे C और CN पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, और यहाँ पे ये आया CH3 और ये OCH3 था, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस जाएगा और ये लिविंग ग्रुप है, इसको मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते थे H3O+ था, है ना, ये लोन पेयर अटैक करेगा, ये और अच्छे से ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, बाहर निकाल देगा। कुछ भी सोच लो, तो मैं तो कहूँगा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे सोचो, पहले इसको बाहर निकाल दिया और अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास ऐसे ऐसे, और यहाँ पे C, और ये अपने पास N नेगेटिव, और ये अपने पास आ गया C, ये C हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे H3O+ लिए, और हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे OH, यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये H ये बाहर निकल जाएगा पूरा,
तो अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और ये अपने पास एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता तो ये कीटोन आ गया, और यहाँ पर भी अपने पास क्या आ गया, कीटोन आ गया, C डबल बॉन्ड हो कीटोन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन आया था भाई। सिमिलरली बस थोड़ा वैरायटी अलग थी, वैरायटी मतलब गिवन यही ऐसा ही था, यहाँ कीटोन गिवन था और वो अगल बगल में थे कुछ तो, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बस ये अप्रोच आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है। MnO4 माइनस से आपको किस में जाना है, MnO4 2 माइनस में जाना है। तो इसको पहले बैलेंस लिख, राइट साइड 2 नेगेटिव है, इधर एक ही नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड और कर लो तो ये हो जाएगा टोटल 2 नेगेटिव, ठीक है। और जैसे ही ये हो गया तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 फैरेड, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको फैरेड, और ये क्या है 1 मोल। तो 1 फैरेड से कितना मिला, 1 मोल MnO4 2 माइनस मिल रहा है, 1 फैरेड से इतना मिल रहा है, इतना मोल मिल रहा है। तो आपको बोला, ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल से कितना फैरेड मिल रहा है, रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 फैरेड रिक्वायर्ड है। एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये, 4 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई करते हो तो 0.1 मोल के लिए पूछा था कितना चार्ज लगेगा, तो मल्टीप्लाई करो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैरेड, और 1 फैरेड की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। वैल्यू पुट कर लो तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 96500, और ये क्या हो जाएगा 965 कूलम, और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 9.65 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो देखो जो SRP वैल्यू होता है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इन्वर्सली होगा रिड्यूसिंग एजेंट के, सीधी बात है। तो अगर आप देखो यहाँ पे सबका SRP वैल्यू गिवन है, जिंक 2+ से रिडक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट। तो देखो पॉजिटिव चार्ज में सब में डिक्रीमेंट हो रहा है, क्रोमियम H+ से H2 में जा रहा है, Fe3+ से मैंने बैलेंस करके नहीं लिखा, Fe2 में जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है -0.762, यहाँ पे -0.74, ये 0.0 और ये +0.77। तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम SRP, मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल है, Kc की वैल्यू आपसे पूछा है, तो देखो आपको पता होना चाहिए जो log Kc होता है डायरेक्ट Ne0 सेल होता है डिवाइड बाई 0.059, सीधे सीधे। तो हम यहाँ से E0 सेल निकाल लेंगे, ये याद रख लो फॉर्मूला इक्विलिब्रियम वाला। तो 0.059 या 6 कभी कभी ले लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। log Kc की वैल्यू 10⁻10 और ये गिवन है 1, तो ये हो जाएगा 0.59। NCERT में गिवन है शायद, है ना, NCERT और पेज नंबर 39 में गिवन है, तो इसलिए मैंने करा दिया 1, है ना। NCERT में गिवन है सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन एट STP बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ इतना। चलो ठीक है, जब भी आपको किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है, गो विद द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब टॉफ़ी वाला रूल, CO2 पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लिया करो। अब देखो आपको बोला है कि बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा एट STP जब 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, रिएक्ट डिकम्पोज होगा। तो देखो इसका सबसे पहले आप देखो ये कितना गिवन है, 1 मोल गिवन है, और किसके किसके बीच में बात हो रही है, इसके बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख लो। मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना मोल CO2 मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है। लेकिन ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ग्राम वेट के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इसको लिख लो, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन को मोल तो पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है,
84, तो वेट कितना आ जाएगा, 84 ग्राम आ जाएगा। तो 84 ग्राम MgO से कितना मिल रहा है आपके पास, 1 मोल CO2 मिल रहा है, या 1 मोल को आप इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख लो, 22.4 लीटर CO2 मिल रहा है ना। 1 मोल बराबर क्या होता है, 22.4। ठीक है, समझना। जैसे ही ये आपने बोला 22.4 लीटर, तो हम वही काम कर लेंगे, 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 22.4 डिवाइड बाई 84, और पूछा कितने से था, 8.4 से, तो 8.4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 22.4 डिवाइड बाई 84 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आ जाएगा 2.02 लीटर। ये लीटर में आ रहा है आंसर, है ना, 2 बस यही हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, सिंपल। हम क्या करेंगे, 20 मोल्स ऑफ ए और बी गिवन है। देखो क्या करना है, तो चलो लिख लेते हैं। ए के कितने मोल गिवन है, 20 मोल गिवन है, और बी के कितने मोल गिवन है, 20 मोल गिवन है। आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसके मोल फ्रैक्शन भी निकाल लो, 20 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, और इसके भी 20 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। ठीक है, बी के गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। उसके बाद बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, मतलब P0A आपको दे रखा है, ए एंड बी 490, और P0B आपको दे रखा है 250। देन द मोल्स ऑफ इन लिक्विड फेज, तो इसमें बोला है कि हाफ ऑफ द लिक्विड क्या हो जा रहा है, वेपराइज्ड हो जा रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, लिक्विड फेज में हमारे पास कितना हो जाएगा, 20, और मोल्स इन वेपराइज्ड फेज में, मतलब इनिशियल ए के 20 और बी के 20, और इसमें से टोटल कितने हैं, टोटल अपने पास है 40 है, जिसमें से हाफ अपने पास वेपराइज्ड हो जा रहा है, मतलब टोटल 40 थे, आधा वेपराइज्ड हो जाएंगे, 40/2 मतलब कितना हो जाएगा, 20 वेपर फेज में मोल जो है। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, याद रख। क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बहुत लेंदी है, लग नहीं रहा है, मुझे आइडिया लग गया, मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया है, पर ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, एडवांस लेवल प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें -b + -4², तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इतना भी इर्रेलेवेंसी नहीं करना। मेरे ख्याल से मैं इसकी जगह आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसको स्किप करो, इसलिए नहीं स्किप करो कि ये लेंदी है या कठिन है, आप झेल नहीं पाओगे, है ना इसको, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, पर इसका मुझे नहीं भरोसा है कि नीट में आएगा, और आएगा भी तो आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये सॉल्व करना है। चलो 44 की जगह पे, तो इसमें बोला है ये भी अपने पास गिव मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड, ठीक है, टू 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट, इतना ओके। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको फार्मूला क्या होता है IKF इंटू मोलैलिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू अगर आपको मेंशन है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको ब्रेक करके निकालो, अल्फा = I-1/m(n-1). अगर नहीं मेंशन है तो उसे हमेशा I की वैल्यू 1 ले लिया करो। तो और डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF आपको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यही हो जाएगा। और ये अपने पास I की वैल्यू 1, KF दे रखा है 1.86, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो वेट नहीं पता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास पता है 62, और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg ऑलरेडी दे रखा है। और ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर मतलब ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर क्या 0, और सॉल्यूशन का दे रखा है -24 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 1 × 1.86 वेट अपॉन 62 × 18.6। तो यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा 14880 ग्राम आएगा, लेकिन डिवाइड बाई 1000 कर दो तो एक kg में हो जाएगा, लगभग इतना kg हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, इससे ये सवाल कर लो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, विच कलर ऑफ प्रेसिपिटेट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ Pb2+। तो देखो जो Pb2+ होता है वो क्या होता है, एक्वस, और ये रिएक्ट करेगा CrO4 2- से
तो यहाँ पे क्या बना लेगा, PbCrO4 और ये सॉलिड होगा। लेकिन जो कलर हो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये भी याद रख लो, क्या पता है इन्फॉर्मेशन पूछ ले। डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे ये जो आएगा इसका कलर आएगा अपने पास, ये आ जाएगा समथिंग, कैसे बोल दूँ मैं इसको, ब्राइट येलो बोल लो, ब्राइट येलो आएगा। और येलो ऑप्शन में तो येलो लगा लो। और इनसॉल्युबल सॉलिड होता है तो ऑप्शन नंबर येलो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका पूरा गेस पेपर 4। बाकी भी गेस पेपर देख लो और ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दो, हम कभी जे एडवांस या मेंस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।